साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को और भी ज़्यादा विस्तृत और गहन बनाते हैं। और आज हम इसमें देखेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे डिकोड करें। हमारा फोकस सिर्फ खबर जानना नहीं, बल्कि उसके हर आयाम को समझना है। ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो चुन के करंट अफेयर्स होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के लिए, वो मैंने इनमें रखे हैं। ठीक है, और ये पीटी के लिए फैक्ट्स के रूप में और मेंस के लिए एनालिसिस और इंटरव्यू के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में रखे गए हैं। तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाऊंगा भी कि ये कौन से पेपर में इस तरह का करंट अफेयर्स आप ऐड करके मेंस में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है कि राष्ट्रीय टॉपिक है पहला, और वो कह रहा है केरल के स्थापना दिवस केरल पिरावी पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया। ठीक, तो ये हमारी पहली खबर है। ठीक है, दूसरी खबर क्या है हमारी? दूसरी खबर है नियुक्ति से संबंधित खबर में है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें कौन से 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये 53वें सीजीआई के रूप में है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अगर सवाल आया पीटी में तो इन्होंने स्थान लिया है जे बी पारदीवाला। किसका? पारदीवाला का स्थान लिया है। ठीक है, इन्होंने जेबी पारदीवाला का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रपति ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये खबर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब जो है ये पीटी के लिए कैसे इसमें सवाल बन सकता है, तो पीटी के लिए क्रम पूछ सकता है, क्रम। ठीक है, क्रम आएगा तो 53वां है क्रम। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगर नियुक्ति पूछे जाए तो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा एक अनुच्छेद 124 का 2। ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 124(2) के तहत। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो एक सिस्टम होता है कॉलेजियम। क्या होता है? कॉलेजियम। कॉलेजियम कॉलेजियम प्रणाली के तहत इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, यानी इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई है, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन सीजीआई होते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक्स जी के रूप में भी जो है पूछा जा सकता है। जैसे भारत के पहले सीजीआई कौन थे? तो न्यायमूर्ति एजे कानिया थे। और सबसे लंबे समय तक सीजीआई के रूप में किसने काम किया है? तो न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ ने काम किया है। ठीक है, इस तरह के सवाल पीटी में पूछे जा सकते हैं, वो किसी भी एग्जाम में हो। मेंस के दृष्टिकोण से अगर इस सवाल को हम देखें तो मेंस के दृष्टिकोण से हमारा ये सवाल जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये हमारा GS2 का हिस्सा है। GS2 का हिस्सा है। ठीक है, GS2 यानी राज्य व्यवस्था में ये सवाल पूछा जा सकता है। बन सकता है न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया। क्या बन सकता है सवाल? न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया क्या है सीजीआई की? ठीक है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे यह नियुक्ति फिर से कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही की बहस को सामने लाती है। ठीक, आप 3 न्यायाधीश मामले यानी 3 जजेस केसेस का उल्लेख करते हुए कॉलेजियम के विकास को समझा सकते हैं अपने मेंस में उत्तर लेखन में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC अधिनियम, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, का भी जिक्र करें मेंस लिखते समय। इसकी चुनौतियां और क्या हो सकती हैं और इसमें सुधार क्या हो सकते हैं, उस पर जो है नए सीजीआई के सामने क्या चुनौतियां होंगी। जैसे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना, और न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी यानी AI का समावेश। ठीक है, अपने उत्तर में न्यायिक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए अपना उत्तर लेखन कर सकते हैं। ठीक, ये रहा हमारा ये करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कला एवं संस्कृति से। प्रधानमंत्री ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास भारत के शाही राज्यों के संग्रहालय की आधारशिला रखी। ठीक, तो ये हमारा करंट अफेयर्स है कहाँ? गुजरात में
स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किसकी, शाही राज्यों के संग्रहालयों की आधारशिला रखी गई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है खेल से, खेल है तमिलनाडु के 16 वर्षीय इलम पर्थी AR भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कौन बने हैं, 16 वर्षीय इलम पर्थी AR। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। ये कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। ठीक, अगला है शोक से संबंधित कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया। तो अगर पूछा जाए कि मैनुअल फ्रेडरिक जो है किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो हॉकी गोलकीपर और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता थे। ठीक, अगले करंट को देखते हैं। अगला है विविध। विविध में लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के शहर के रूप में नामित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, मेंस में भी या पीटी में भी आ सकता है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम, यूपी SSC, यूपी टेट, सी टेट या एलटी ग्रेड आप जो भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरआरबी, एनटीपीसी, आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है। यानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के शहर के रूप में नामित किया गया। ठीक, अब पीटी में किस तरह से सवाल बच सकता है, तो सवाल बन सकता है कौन सा शहर, तो शहर आप चुन लीजिएगा लखनऊ। हो सकता है किस श्रेणी में दिया गया, तो गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला की श्रेणी में। किस संस्था द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा पूछे तो यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। और यानी अब पूछ सकता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। याद रखिएगा, करंट का सवाल है, मतलब स्टैटिक पोर्शन से संबंधित है। इसके अलावा और भी शहरों को जो दिए गए हैं, नामित किए गए हैं, उनमें जैसे और शहर है जयपुर। जयपुर में शिल्प और लोक कला को दिया गया है। वाराणसी और चेन्नई को संगीत के रूप में, मुंबई को फिल्म सिटी, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी। देखिए, लखनऊ के अलावा हैदराबाद भी है जिसको गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए नामित किया गया है। तो पीटी के उद्देश्य से हो गया। अगर मेंस के उद्देश्य से सब समझे तो ये GS1 का पार्ट है। किसका, GS1 का पार्ट है। GS1 में किसका पार्ट है, तो कला एवं संस्कृति का पार्ट है। ठीक, कला एवं संस्कृति, याद रखिएगा, कला एवं संस्कृति का पार्ट है। तो अब इसमें किस तरह का मेंस में सवाल बन सकता है, तो सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति से संबंधित सवाल बन सकता है। जैसे यह मान्यता भारत की सॉफ्ट पावर की एक बेहतरीन उदाहरण है, गैस्ट्रोनॉमी जो नामित किया गया है। यह न केवल लखनऊ व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाएगी बल्कि पर्यटन को भी ज़बरदस्त बढ़ावा देगी। इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, अगर पूछ ले, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रोजगार सृजन, इन सब चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया अभियान को इससे मजबूती मिलेगी। इसे आप अपने उत्तर में इसे स्थानीय को वैश्विक यानी लोकल टू ग्लोबल बनाने की दिशा में एक कदम बता सकते हैं और अपने उत्तर लेखन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, अगला है दिवस से संबंधित, अगर मान लीजिए आ जाता है, तो दिवस से विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को, सॉरी, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर का करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण है, कभी कभी जो है मिलान के लिए पूछ लेता है। विविध मिसलेनियस से सवाल आता है, तो Dictionary.com ने 67 को वर्ष 2025 का शब्द चुना। कई बार जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि ऑक्सफोर्ड ने कौन सा शब्द चुना, Dictionary.com ने कौन सा शब्द चुना किसी खास वर्ष के लिए, तो 67 को 2025 के लिए Dictionary.com ने शब्द चुना था। ठीक है, अगला है रक्षा से संबंधित। तो रक्षा से संबंधित क्या, कौन सा करंट है, तो प्राइवैग नाम का एक कंपनी है, इसने रक्षा अभियानों को के लिए भारत की पहली इलेक्ट्रिक रक्षा गाड़ी यानी ईवी वीर का अनावरण किया। तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक रक्षा गाड़ी है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसका नाम क्या रखा गया है, वीर। इसका अनावरण किया गया, कंपनी का नाम है प्रवैग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे 1 जनवरी के करंट अफेयर्स। अब सॉरी, जनवरी बोलो, 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। अब हम 2 नवंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। 2 नवंबर के हमारे करंट अफेयर्स हैं, जैसे दिवस से संबंधित है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए 2 नवंबर का दिवस चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 2 नवंबर को चुना गया। ठीक है, अगला है
सरकारी पहल से संबंधित करंट है। UIDAI ने डिजिटल पहचान पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क लॉन्च किया। किसने? UIDAI। ठीक, किसके लिए? पारिस्थितिकी तंत्र को के डिजिटल पहचान को सुरक्षित करने के लिए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ठीक, अगला करंट अफेयर्स है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 का शुभारंभ किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट करंट है हमारा खेल से संबंधित है। खेल से है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। मतलब टेनिस से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? रोहन बोपन्ना ने। ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, 3 नवंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। 3 नवंबर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। पहला है, इसरो ने भारतीय नौसेना के उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7R यानी CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए। पीटी में सवाल पूछा जा सकता है, जैसे पूछ सकता है कि उपग्रह का नाम क्या है, तो GSAT-7R या CMS-03, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षित संचार प्रदान करना। इसे आकाश में आँख भी कहा जाता है, यानी आई इन द स्काई। ठीक है, आई इन द स्काई भी इसको कहा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसको GSLV से लॉन्च किया गया। किससे? GSLV से। ठीक है, यानी जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म होता है GSLV का। ठीक है, मेंस के पर्पज से भी ये महत्वपूर्ण है। ये GS3 का जो है हमारा क्वेश्चन बन सकता है। GS3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, यानी सवाल कैसे हो सकते हैं? नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता आधारित सवाल बन सकते हैं। जैसे या पूछ ले तो आपको कैसे लिखना होगा, या उपग्रह हिंद महासागर में जो है नौसेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध यानी नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। इसका अर्थ है युद्धपोत पनडुब्बियां और विमान एक सुरक्षित रियल टाइम डेटा लिंक के माध्यम से आपस में जुड़ सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, यानी कैसे? यह रक्षा संचार में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इससे विदेशी उपग्रह पर हमारी आत्मनिर्भरता कम होगी। साथ साथ मिशन शक्ति जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा, मिशन शक्ति यानी A-SAT मिसाइल परीक्षण के बाद यह रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला है अर्थव्यवस्था से संबंधित। अक्टूबर 2025 के लिए भारत का GST कलेक्शन 4.6 से बढ़कर 1.9 लाख करोड़ हो गया है। मतलब 4.6% बढ़ा है। मतलब टोटल कितना हो गया है? 1.96 लाख करोड़ हो गया है 2025 में। ठीक है, अक्टूबर में। और हम नवंबर का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। अगला है रक्षा से संबंधित। रक्षा से संबंधित कौन सा है? तो रक्षा से संबंधित है हमारा भारत फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में मिलान यानी 2026 इस नाम से मिलान 2026 अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के प्रमुख के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत। ठीक, कब? फरवरी 2026 में। आगे बढ़ते हैं, अगला करंट है रक्षा से संबंधित। लार्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है LNT ने भारत के मेल ड्रोन के निर्माण के लिए GAASI के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब साझेदारी कर ली है। कौन? लार्सन एंड टुब्रो भारत में मेल ड्रोन के निर्माण के लिए MELE, ठीक है, इसके लिए जो है साझेदारी कर ली है। आगे बढ़ते हैं, 4 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। नियुक्ति से संबंधित है। पहला है, अंकथी राजू को DRDO द्वारा हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? अंकथी राजू को। इम्पॉर्टेंट है, DRDO द्वारा हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इसको। ठीक, अगला करंट है पुरस्कार से संबंधित। 4 नवंबर का, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को IIT कानपुर स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, भारत के। ठीक है, अगला है शोक से संबंधित। शोक से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकार रामदरस मिश्र का 31 अक्टूबर को निधन हो गया। पूछ सकता है कि रामदरस मिश्र
जिनका निधन हाल ही में हुआ है, किससे संबंधित हैं, तो वो साहित्यकार थे। ठीक है। खेल से संबंधित करंट अफेयर्स देख लीजिए। भारत ने पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप जीता। ये बहुत गर्व की बात थी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी है, इसको याद रखिए। ठीक है। तो इसमें पीटी से सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है कि इसका उप विजेता कौन रहा है। उप विजेता तो बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होता है, तो उप विजेता हमारा रहा है साउथ अफ्रीका, जिसके साथ मैच हुआ है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच हुआ। तो खबर जानते ही हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रचते हुए अपना पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप जीता। ठीक है। टूर्नामेंट का आयोजन का स्थान का जो है जिक्र कर सकते हो कि कहाँ हुआ था। और ये अगर मेंस में सवाल बने अगर ऐसा, तो किस में पूछ सकता है, सामाजिक मुद्दों में। यानी ये जो है जीएस पेपर 1 का सवाल बन सकता है इसमें, जिसमें सोशल इश्यू के जो सवाल होते हैं जीएस 1 में, और जीएस 2 में भी ये सवाल बन सकता है। ठीक है, जीएस 2 में किसमें, सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस का सवाल बन सकता है। जैसे सामाजिक प्रभाव और महिला सशक्तिकरण से सवाल बन सकता है, या सिर्फ एक खेल की जीत नहीं है, समाज की बाधाओं पर जीत है, या देश की लाखों लड़कियों को खेलों में अपने करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा, या बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को वास्तविक अर्थ देता है। लैंगिक समानता की इसमें बात आप लिख सकते हैं, जैसे इस जीत का उपयोग खेलों में लैंगिक समानता का चर्चा का विषय बना। ठीक है, ये सब आप जैसे वेतन समानता, बेहतर बुनियादी ढांचा और मीडिया कवरेज वगैरह, ये सब आप नोट डाउन करके बना सकते हैं। ठीक है। 5 नवंबर का करंट अफेयर्स दिवस से संबंधित, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी जो है दिवस से संबंधित सवाल पूछता है। पुरस्कार से संबंधित, डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को सामग्री विज्ञान में उनके काम के लिए मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है पर्यावरण से संबंधित करंट। यूएनईपी ने अपनी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2025 जारी की। किसने, यूएनईपी ने। कौन सी रिपोर्ट, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2025, जिसमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, किस पे जो है फोकस किया गया है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि पर फोकस किया गया है। ठीक। अगला है 6 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। भारतीय इजराइल रक्षा सहयोग पर 17वीं, कौन सी, 17वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक तेल अवीव इजराइल में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत इजराइल से संबंधित है। क्या है खबर, तो भारत इजराइल से संबंधित जो खबर है, ये भारत इजराइल रक्षा सहयोग पर 17वीं, कौन सी, 17वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ, तेल अवीव, ये जगह का नाम है, इजराइल में है, वहाँ आयोजित की गई। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगली खबर है प्रौद्योगिकी से संबंधित है। एनवीडिया ने भारत के डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इंडिया डीप टेक अलायंस में शामिल होकर 7100 करोड़ का फंड जुटाया। ठीक है, कितना, 7100 करोड़ रुपए का, ये याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है शहरी विकास से संबंधित करंट अफेयर्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मदुरई को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। किसको, मदुरई को, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, बन सकता है, ये पूछा जा सकता है। 7 नवंबर के करंट अफेयर्स देखते हैं, सरकारी पहल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047, याद रखिएगा, ये हर जगह पीटी और मेंस में काम आता है। तो विकसित भारत 2045 के थीम के साथ इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी ISTIC, ESTIC 2025 का उद्घाटन किया और 1 लाख करोड़ का RDI स्कीम फंड लॉन्च किया। ठीक है, RDI मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च किया। ठीक है, तो खबर जैसा आप जान गए हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड स्कीम है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब पीटी में किस तरह के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, तो पीटी में बन सकते हैं किस कॉन्क्लेव द्वारा, तो ISTIC 2025 यानी इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव द्वारा। थीम क्या है, तो थीम है विकसित भारत 2047। क्या है, विकसित भारत 2047। फंड क्या है, तो RDI स्कीम फंड। क्या है, RDI स्कीम फंड 1 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, अगर मेंस में मान लीजिए सवाल बनता है, तो मेंस में किस तरह का सवाल बन सकता है, मेंस में सवाल बन सकता है GS 3 से, किससे,
जीएस पेपर 3 से सवाल हमारा बन सकता है। कैसे? जो है ये अर्थव्यवस्था में बन सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी बन सकता है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, जैसे यह कलम भारत को एक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित यानी नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान एवं विकास R&D, पारिस्थितिकी तंत्र, भारत वर्तमान में R&D पर अपने GDP का 1% से भी कम खर्च करता है, जबकि इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो हैं वो 4 से 5% खर्च करते हैं। यह फंड निजी क्षेत्र को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये लिख सकते हैं। और साथ साथ लिख सकते हैं ब्रेन ड्रेन को ब्रेन ग्रेन में बदलने पर मदद करेगा। मतलब इसका सीधा संबंध आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। अगला है ऊर्जा से संबंधित। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में भारत की सबसे बड़ी बहुतापीय ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। कहाँ? आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है, यानी ये हमारा ज्योग्राफी का सवाल भी बन सकता है और करंट का पूछा जा सकता है। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, पूछा जा सकता है उसको शुरू की गई। ठीक, अगला करंट है रक्षा से संबंधित। भारतीय नौसेना ने एक सर्वेक्षण पोत यानी सर्वे वेजल INS इच्छक, किसका? INS इच्छक को कमीशन किया। ठीक, ये याद रखिएगा, ये एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वे वेजल है, INS इच्छक नाम की। ठीक है, इसको कमीशन किया है। ठीक, तो इस तरह के हमारे सवाल जो है PT और मेंस के पर्पज़ से बन सकते हैं। तो हमने जो आज का करंट अफेयर्स देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, याद रखिएगा। और इसी तरह जो है हम अगला करंट अफेयर्स लेके आएंगे अगले हफ्ते। ठीक, इन सब का विश्लेषण बहुत विस्तृत किया। इन सभी बिंदुओं और तथ्यों को न केवल आप याद रखें बल्कि उनके पीछे क्यों और कैसे को भी समझें। यही आपको PT और मेंस दोनों में सफलता दिलाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।